हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू मेक इट सिविल प्लेटफॉर्म। तो आज हम स्पेशल टॉपिक की सीरीज में स्टोन्स लेकर चलने वाले हैं। मैक्सिमम पार्ट स्टोन्स का आज हम यहाँ कवर करने वाले हैं। आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस खींचते हैं वो मोस्टली आज इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपके यहीं कवर हो जाएंगे। तो आज हम स्टोन्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्वेरी के प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ सीजनिंग एंड ड्रेसिंग भी देखेंगे इस पर्टिकुलर क्लास में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टोन्स की। सो स्टोन एक पर्टिकुलर नेचुरली हार्ड सब्सटेंस है जो कि मिनरल और अर्थ मटेरियल से मिलकर बना है, जो कि आपके रॉक्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, स्टोन्स क्या है, एक नेचुरल हार्ड सब्सटेंस है जो कि मिनरल और अर्थ मटेरियल से मिलकर बना हुआ है, जो कि आपके रॉक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम रॉक को डिफाइन करें तो रॉक क्या होती है, ये वो पोर्शन होती है अर्थ क्रस्ट का जिसका कोई डेफिनेट शेप या स्ट्रक्चर नहीं होता। सो द पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट हैविंग नो डेफिनेट शेप और द स्ट्रक्चर इज नोन एज रॉक। ठीक है ना। सो इसका कोई डेफिनेट शेप या स्ट्रक्चर नहीं होता है। अब अलग अलग तरीके की रॉक्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं। अभी हम देखेंगे भी इनका क्लासिफिकेशन, और अलग अलग तरीके से हमें स्टोन्स मिलते हैं इनसे। जैसे कि आपका ग्रेनाइट हो गया, बसाल्ट हो गया, ट्रैप, मार्बल, स्लेट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, क्वार्टजाइट, शेल, मडस्टोन, कॉन्ग्लोमेराइट, पिग्मेटाइट, मल्टीपल टाइप ऑफ स्टोन्स आर देयर जो कि हमें इन रॉक से मिलते हैं। अब इन रॉक का कैटेगराइजेशन देखना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर हम इन स्टोन्स को क्लासिफाई करें, ये स्टोन्स बेसिकली देखिए तीन कैटेगरी में हम लोगों ने क्लासिफाई किया हुआ है रॉक्स को बेसिकली, क्योंकि जिसे कहते हैं हमें ये जो क्लासिफिकेशन है ये रॉक्स का क्लासिफिकेशन है आपका। अगर हम रॉक्स को क्लासिफाई करते हैं तो रॉक्स तीन कैटेगरी में क्लासिफाई की जाती है। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एक होता है फिजिकल, और तीसरा होता है आपका केमिकल। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स दैट वी हैव। ठीक है ना। सो इग्नियस रॉक्स बेसिकली, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स आपका जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। सिमिलरली आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स एंड फॉलिएटेड रॉक्स आता है। और आपका केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर कैल्केरियस रॉक्स, आर्जिलिशियस रॉक एंड सिलिशियस रॉक्स आपका आता है। ठीक है ना। सो ये क्लासिफिकेशन रहती है आपकी रॉक्स की। रॉक्स आर डिवाइडेड इनटू जियोलॉजिकल ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से रॉक्स को हमने तीन भागों में बांटा है, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। फिजिकल क्लासिफिकेशन के तहत स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड एंड फॉलिएटेड, और केमिकल क्लासिफिकेशन के तहत आर्जिलेशियस, कैल्केरियस एंड सिलिशियस। इन तीन कैटेगरीज में हम लोगों ने बांटा हुआ है। बात करते हैं अगर जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, तो रॉक्स की जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहां पर अभी हमने देखा तीन कैटेगरी में बांटा हुआ है, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। अब इन तीनों रॉक्स को जानना बहुत जरूरी हो जाता है बच्चों। अब किस तरीके से ये रॉक्स हैं इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बच्चों इग्नियस रॉक्स की। सो ये वो रॉक्स होती हैं जो आपका मैग्मा से बना हुआ है। आप सभी ने वोल्केनोस के बारे में फॉर श्योर सुना होगा, राइट। वोल्केनोस को हम सभी ने देखा है, कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ते हैं। इंडिया में हालांकि सिर्फ एक एक्टिव वोल्केनो है, मोस्टली डॉर्मेंट है। सो एक एक्टिव वोल्केनो है इंडिया में मेजरली। ठीक है ना। अब ये वोल्केनो होता क्या है, यहां पर देखिए क्या होता है। अगेन जब ये वोल्केनो यूरप्ट होता है, मतलब फटता है जब, तो उस केस में निकलता है एक मोल्टन मास जिसको बोला जाता है मैग्मा। मतलब जब ये वोल्केनो फटता है तो एक मोल्टन मास निकलता है, मतलब पिघला हुआ मास निकलता है, जिसको आप क्या बोलते हो, मैग्मा बोलते हो। ठीक है ना। क्या बोलते हो, मैग्मा बोलते हो। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है बच्चों, ये मैग्मा सॉलिडिफाई होता है, मतलब जमने लग पड़ता है। और जब ये जम जाता है ना प्रॉपर, तो ये एक चट्टान का फॉर्म ले लेता है, जिसको आप बोलते हो इग्नियस रॉक। किसका फॉर्म ले लेता है, चट्टानों का फॉर्म ले लेता है, जिसका कोई डेफिनेट शेप या स्ट्रक्चर नहीं होता। मतलब जिस जिस तरीके से उसको जगह मिली फैलने की, वो शेप वहां पे जाता गया मोल्टन मैग्मा, और वैसी वैसी शेप यहाँ पे लेता गया। इसका आप एक बेहतरीन एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए जैसे पानी है ना। अगर पानी एक वॉइड के अंदर भी चला गया और टेम्परेचर आपने डाउन कर दिया तो वो उस वॉइड में ही जम जाएगा। और अगर एक परात में लिया है, परात को जमने रख दिया, तो वो परात का शेप ले लेगा। ग्लास में जमाया है, ग्लास का ले लेगा। कटोरी में जमाया है, कटोरी का शेप ले लेगा और बर्फ बन जाएगा। यही होगा। सिमिलरली मोल्टन मैग्मा का भी है। कोई परफेक्ट शेप साइज कुछ नहीं होता, जहां जहां जगह मिलती जा रही है, फैलता जा रहा है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो वहीं पे जम जाएगा। और ये जो पर्टिकुलर चट्टाने कहलाएंगी, इन्हीं को आप इग्नियस रॉक्स की टर्म्स में जानते हैं। किसकी टर्म्स में, इग्नियस रॉक्स की टर्म्स में जानते हैं बच्चों। तो ये मोल्टन मास को हमने क्या बोला, मैग्मा बोला। ये सॉलिडिफाई होगा और आपको क्या देगा, इग्नियस रॉक्स देगा, सबसे पहली चीज। अब इग्नियस रॉक्स भी फर्दर तीन कैटेगरी में डिवाइडेड होती हैं। एक होती है वोल्केनिक,
एक होती है आपकी प्लूटोनिक और एक होती है आपकी हाइपरबेसल, एक होती है आपकी हाइपरबेसल। अब ये जो कैटेगरीज आप देख रहे हो बच्चों, वोल्केनिक, प्लूटोनिक एंड हाइपरबेसल, इनमें से प्लूटोनिक और हाइपरबेसल इंट्रूसिव टाइप की होती हैं। किस टाइप की होती हैं? इंट्रूसिव टाइप की होती हैं, जबकि वोल्केनिक जो रॉक्स होती हैं एक्सट्रूसिव टाइप की होती हैं। किस टाइप की होती हैं? एक्सट्रूसिव टाइप की। इसका मतलब क्या है? देखो, एक्सट्रूसिव से याद रखो बाहर, एक्सट्रूसिव बोले तो जो रॉक्स बाहर मिलती है, इग्नियस रॉक्स, उनको एक्सट्रूसिव कहा जाता है। जो आपकी वोल्केनो के अंदर ही मिल रही हैं, उनको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहा जाता है, उनको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स आपका कहा जाता है। अब मैं इन तीनों को आपको बताऊंगी कि ये होती क्या है, इनको थोड़ा समझिएगा। यहां पर मैंने आप लोगों को बोला था वोल्केनो इरप्ट करता है, मैग्मा बाहर आता है, वो सॉलिडिफाई होता है और इग्नियस रॉक्स बनाता है। मैंने बिल्कुल सही कहा, पर मैंने आपको इनमें से कुछ चीजें अभी नहीं बताई, वो सुननी है आपको। जब ये वोल्केनो इरप्ट होता है ना, इसके अब इग्नियस रॉक बन रहा है ना, यहाँ पे होता क्या है बच्चों, यहाँ पे उस मैग्मा के अंदर भी, उस मोल्टन मास के अंदर भी ना कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं, ठीक है ना। या फिर मैं ये बोलूं, जो हल्की क्वालिटी का मैग्मा होगा ना, वो कंपैरेटिवली बाहर आ जाएगा। जो मैग्मा क्या होगा? हल्का होगा, डेंस नहीं होगा, वो बाहर इरप्ट होके आ जाता है। लेकिन जो बहुत डेंस मटेरियल से, जिसके अंदर बहुत डेंस मटेरियल्स रहते हैं, वो वोल्केनो, मतलब वो जो मैग्मा है वो बाहर आ ही नहीं पाता और वो वोल्केनो के अंदर ही रह जाता है। तो जो वोल्केनो फटता है ना, तो जो लेस डेंस वाला आपका मैग्मा होता है ना, वही बाहर आता है और वही आप जिसे कहते हैं, उसी को इग्नियस रॉक के टर्म में अभी तक जान रहे थे। पर कुछ मैग्मा का पार्ट वोल्केनो के अंदर भी जम रहा है, तो जो आपका मैग्मा डेंसनेस की वजह से बाहर आ ही नहीं पाया और वोल्केनो के डीप डेप्थ्स में, मतलब देखो ये वोल्केनो, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, डीप डेप्थ्स में क्या हुआ बच्चों? डीप डेप्थ मतलब गहराई में जमा रहा, बाहर नहीं निकल पाया, गहराइयों में जमा है। यहां से आपको बेसिकली जो रॉक्स मिलती हैं, वो मिलती हैं प्लूटोनिक। वो कौन सी रॉक्स होती हैं आपकी? प्लूटोनिक होती हैं। अब कुछ भाग मैग्मा का ऐसा भी होता है जो ना तो बहुत डेंस है, ना तो बहुत लाइट है। बहुत लाइट होगा तो बाहर आ जाएगा, बहुत डेंस है तो नीचे बैठ जाएगा। कुछ मीडियम नेचर का है, कुछ मीडियम नेचर का है। तो वो मीडियम नेचर का जो मैग्मा है बच्चों, वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत लाइट भी नहीं है तो बाहर नहीं आ पाता, बहुत डेंस भी नहीं है तो डीपर डेप्थ पे भी नहीं रहा। तो ये शैलो डेप्थ तक पहुंच गया। ऊपर से कहां पहुंच गया बच्चों? ऊपर से ये शैलो डेप्थ पे पहुंच गया। तो मतलब शैलो डेप्थ पे था, बाहर नहीं निकल पाया, यही पहुंचा और जमना स्टार्ट हो गया। शैलो डेप्थ पे ही क्या हो गया? ये जम गया। तो यहाँ पे जो मैग्मा होगा, इससे जो आपको रॉक्स मिलेंगी, उन रॉक्स को आप हाइपरबेसल रॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरबेसल रॉक्स कहते हैं बच्चों। तो डीपर डेप्थ पे जो मैग्मा जमा, वो देगा प्लूटोनिक रॉक्स। हाँ, आपका शैलो डेप्थ पे जो मैग्मा जमा, वो देगा आपको हाइपरबेसल रॉक। और जो मैग्मा आपका बाहर आ गया बच्चों, जो मैग्मा बाहर आया और बाहर आके जो जमा, यहां से जो रॉक्स मिलेंगी वो होंगी आपकी वोल्केनिक रॉक्स। कौन सी रॉक्स होंगी बच्चों? वोल्केनिक रॉक्स होंगी, ठीक है ना। सो आई होप आपको ये वोल्केनो के इरप्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ गया होगा। सो बेसिकली इग्नियस रॉक्स आपको कहां से मिल रही हैं? वोल्केनो से मिल रही हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है द रॉक्स ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन। मतलब ऐसे रॉक्स जो आपको वोल्केनो से मिली हैं, उन्हीं को आप इग्नियस रॉक्स के टर्म्स में जान रहे हो बच्चों। अब इग्नियस रॉक्स की भी फर्दर 3 कैटेगरी मैंने आप लोगों को बता दी, वोल्केनिक, प्लूटोनिक, हाइपरबेसल। वोल्केनिक वो जो मैग्मा बाहर आके जमा, वो वोल्केनिक रॉक्स देगा। जो डीपर डेप्थ में जमा, वो आपको प्लूटोनिक देगा। और जो शैलो डेप्थ में जमा, वहां से जो रॉक्स आएंगी वो आपकी हाइपरबेसल आएंगी। इनकी अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो वोल्केनिक रॉक से जो आप पत्थर जो मिलते हैं ना, जैसे कि बसाल्ट हो गया, ट्रैप हो गया, ये वोल्केनिक रॉक्स के पार्ट है। किसके पार्ट है? दीज आर द पार्ट ऑफ द वोल्केनिक रॉक्स। मतलब एग्जांपल है, वोल्केनिक रॉक से आपको ये बसाल्ट और ट्रैप जैसे पत्थर मिलते हैं। इसके साथ अगर मैं आपको प्लूटोनिक का एग्जांपल दूं, तो प्लूटोनिक का सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो है ना, वो है आपका ग्रेनाइट। वो क्या है? ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द प्लूटोनिक रॉक। जितना वो मैग्मा डेंस था, इसलिए बाहर नहीं निकल पाया और वहीं जम गया। सोचो, वो मैग्मा जब इतना डेंस था, तो उससे निकलने वाला पत्थर कितना डेंस होगा। और इसी डेंसनेस की वजह से आप सोच रहे हो, ग्रेनाइट को हम ब्रिज पायर्स में प्रेफर करते हैं। मतलब ये इतना वाटर टाइट है, ये पानी को अलाउ ही नहीं करता नीचे जाने के लिए। इसी डेंसनेस की वजह से आपकी प्लूटोनिक रॉक जो होती हैं, वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट रॉक।
ग्रेनाइट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टोन दैट वी हैव, क्योंकि ये प्लूटोनिक रॉक्स का पार्ट है, सिलिशियस कैटेगरी में सबसे हाई है एंड वन ऑफ द बेस्ट स्टोन दैट वी हैव, ठीक है ना। सो अगर मैं आपको हाइपरबेसल का एग्जांपल दूं तो हाइपरबेसल का बेस्ट एग्जांपल आपके लिए रहेगा पेग्मेटाइट, पेग्मेटाइट। सो इट इज द बेस्ट एग्जांपल दैट विल गो विद द हाइपरबेसल रॉक्स। सो वोल्केनिक आपको समझ में आ गया, आपको मैंने हाइपरबेसल भी समझा दिया जो कि आपका जो शेलर डेप्थ पे जम गया, ठीक है ना। इनका स्ट्रक्चर कैसे रहता है, इनका स्ट्रक्चर रहता है आपका फाइन ग्रेन रहता है, कलर इनका लाइट रहता है। एग्जांपल एक मैंने आपको पेग्मेटाइट दे दिया, दूसरा एग्जांपल आपको डॉलराइट मिल रहा है यहाँ पे। तो डॉलराइट इज अगेन वन ऑफ द काइंड ऑफ द हाइपरबेसल रॉक दैट वी हैव, ठीक है ना। पेग्मेटाइट आपका यूजुअली ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको वो भी बता दिया। नेक्स्ट इज द जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो कि आप देख रहे हो, मतलब नेक्स्ट कैटेगरी इज प्लूटोनिक रॉक बेसिकली। तो अगेन प्लूटोनिक और हाइपरबेसल दोनों इंट्रूसिव रॉक्स हैं, मैंने आपको बता दिया था, तो सारा बता रखा है। स्ट्रक्चर कैसा रहता है बच्चों इनका, इनका स्ट्रक्चर रहता है आपका कोर्स ग्रेन, कलर इनका डार्क रहता है जैसे कि ग्रेनाइट मैंने बताया था अभी एग्जांपल में भी, इसके अलावा साइनाइट, गैब्रो, डियोराइट एक्सेट्रा। सो ये सारे के सारे आपके प्लूटोनिक की कैटेगरी के अंदर कंसिडर किए जाते हैं बच्चों, क्लियर। सो देखिए नेक्स्ट इज योर जैसे कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने 3 रॉक्स देखी, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। अभी आपने इग्नियस की जितनी भी क्लासिफिकेशन थी बच्चों वो देख ली, अब हम देखने वाले हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की क्लासिफिकेशन। जब आप सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करते हैं ना बच्चों, तो ये वो रॉक्स होती हैं जो कि वेदरिंग एक्शन से बनी हुई हैं। हमारे पास अलग अलग वेदरिंग एजेंट्स होते हैं, हवा हो गया, पानी हो गया, ठीक है ना, और विंड है बेसिकली आपका। तो इनकी मदद से क्या होता है, ये जो रॉक्स होते हैं ना, सो आप सोचो हवा चल रही है, मतलब फास्ट मूविंग एयर जिसको कि विंड कहते हैं, वो चल रही है, जिसकी वजह से एक एब्रेशन काइंड ऑफ हुआ और पार्टिकल्स मतलब फ्रिक्शन की वजह से क्या हुआ, ये निकलने लग पड़े। तो वेदरिंग एक्शन की वजह से वो रॉक क्या हो रही है, डिटराइट मतलब हो रही है ना, उसमें से पार्टिकल निकलते जा रहे हैं। तो क्या होगा, वो कहीं और जाके इन वेदरिंग एजेंसीज के थ्रू डिपॉजिट होते रहते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और एक सॉलिड फॉर्म ले लेते हैं, जिनको आप सेडिमेंट्री रॉक्स के टर्म्स में जान रहे हो, ठीक है ना। सो अलग अलग देखिए लिखा भी है, द वेदरिंग एजेंसीज जैसे सच एज रेन, सन एंड एयर, फ्रॉस्ट एक्सेट्रा, दे ब्रेक अप द सरफेस ऑफ द अर्थ। रेन वाटर कैरी डाउन दीज ब्रोकन पीसेस टू द रिवर टू प्लेन्स वेयर द सेडिमेंट्स फॉर्म द रॉक। तो मैंने आपको बोला ना, वो वेदरिंग एक्शन के थ्रू क्या होता है, ये एक नई जगह पे पहुंच जाते हैं, वहां पे डिपॉजिट होते रहते हैं एंड ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम ये सारा का सारा क्या हो जाता है, मटेरियल सॉलिडिफाई हो जाता है आपका। क्लियर है ये चीज। और इनसे जो रॉक्स मिलती हैं वो कौन सी मिलती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स मिलती हैं। अगर इनका नेचर की बात करें तो ये जो रॉक्स होती हैं ये सॉफ्ट नेचर की होती हैं, जैसे कि आपका लाइमस्टोन हो गया, ठीक है ना। अब हर रॉक तो नहीं हो सकती ऑब्वियसली सॉफ्ट, क्योंकि अगर मैं सैंडस्टोन की बात करूं, सैंडस्टोन काफी अच्छा पत्थर माना जाता है, ठीक है ना, स्पेशली कॉम्पैक्टेड सैंडस्टोन भी नहीं, कॉम्पैक्टेड सैंडस्टोन बहुत अच्छा पत्थर माना जाता है, ठीक है ना। तो यूजुअली इनका जो नेचर रहता है वो सॉफ्ट रहता है, साथ साथ ये स्ट्रेटिफाइड होती है। क्या होती है, स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड बोले तो लेयर्स में स्ट्रेटिफाइड, मतलब मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर मटेरियल आया और उसका एक पर्टिकुलर ये हेड बन गया, यहाँ पे वो डिपॉजिट हो गया, इधर ये दूसरा पर्टिकुलर मटेरियल कहीं से आया था वही डिपॉजिट हो गया, तो लेयर्स बनी हुई हैं। तो जहां आपको लेयर्स की फॉर्मेशन डिस्टिंक्टली दिखाई दे रही है तो वो आपका स्ट्रेटिफाइड नेचर मतलब स्ट्रेटिफाइड कैटेगरी के अंदर कंसिडर किया जाता है। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी इसलिए सेडिमेंट्री रॉक्स को कहा जाता है, भी आगे देखेंगे हालांकि आप। तो सेडिमेंट्री रॉक्स की प्रॉपर्टीज आप देख ही रहे हैं, सॉफ्ट हैं एंड दे कैन इजिली स्प्लिट अप along the bedding as well as the normal planes. So soft होती हैं और easily split हो जाती हैं along the bedding planes as well as the normal planes. जैसे कि जिप्सम हो गया, लाइमस्टोन हो गया, एनहाइड्राइट हो गया, शेल हो गया, चॉक हो गया, सैंडस्टोन हो गया, ग्रेवल्स हो गए, ये सारे के सारे आपके सेडिमेंट्री रॉक्स के पार्ट है। क्लियर इतनी चीज। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स को पेरेंट रॉक्स कहा जाता है और मेटामॉर्फिक रॉक जो होती हैं ये ट्रांसफॉर्म्ड रॉक्स होती हैं, मतलब पेरेंट रॉक्स में आपने कुछ चेंजेस किए जिसकी वजह से वो मेटामॉर्फिक में चेंज हो गए और ये प्रोसेस आपका इरिवर्सिबल है। फॉर एग्जांपल अगर दूध से दही बना दिया तो दही से तो दूध नहीं बना सकते ना बच्चों, दूध से दही बन गया ठीक है, दही से दूध बन सकता है, नहीं बन सकता। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है ना, यहाँ पर भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है आपका। साइंस आपका जिसे कहते हैं इग्नियस और सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक में अगर एक बार आ गया तो मेटामॉर्फिक से वापस से पेरेंट रॉक में नहीं जा सकता है, ठीक है ना। सो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो ये रॉक्स बेसिकली क्या है, बेबी रॉक्स होती हैं, किसकी, सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स की। मतलब आप बोल सकते हैं कि उनमें केमिकल चेंजेस हुए जिसकी वजह से जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और वो जो हमें रॉक मिली उसको हमने मेटामॉर्फिक रॉक्स यहाँ पर कहा। सो ये बनी कैसे है, these are formed from the igneous or the sedimentary rocks as a result of the action of the earth movements, temperature changes and liquid pressures etc.
सो केमिकल चेंज मतलब बेसिकली केमिकली वो चेंज हो गया, नेचर चेंज हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमें बेबी रॉक मिला, जिसको हम मेटामॉर्फिक रॉक्स बोल रहे हैं या फिर ट्रांसफॉर्म रॉक्स यहाँ पे बोल रहे हैं। प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग होती हैं कंपैरेटिवली, है ना, फॉलिएटेड भी हो सकती हैं और नॉन फॉलिएटेड भी हो सकती हैं। फॉलिएटेड नॉन फॉलिएटेड क्या है ये भी आप आगे देखेंगे, ठीक है ना। अगर एग्जांपल्स की हम बात करें जैसे कि मार्बल हो गया, क्वार्टजाइट हो गया, स्लेट हो गया, नीज हो गया, सिस्ट हो गया, ये सारे के सारे आपके क्या है, ये सारे के सारे आपके किसके पार्ट हैं बच्चों, ये सारे के सारे आपके मेटामॉर्फिक के पार्ट यहाँ पर हो जाते हैं। क्लियर इतनी चीज, ठीक है। चलिए ये मैंने मडस्टोन काट दिया है बिकॉज मडस्टोन आपका सेडिमेंट्री का पार्ट होता है बच्चों, ठीक है ना, इसलिए मैंने यहां से काट दिया है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये एग्जांपल्स हैं, इग्नेस रॉक्स में बेसाल्ट है, ड्यूराइट है, डोलोराइट है, ट्रैप है, ग्रेनाइट है, साइनाइट है, गैब्रो है, इधर सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, लेटेराइट, डोलोमाइट, जिप्सम, शेल, चॉक, उधर अगर आप मेटामॉर्फिक में देखेंगे नीस, क्वार्टजाइट, मार्बल, स्लेट से, ठीक है। अगर मैं अब आपको बोलूं कौन सा किससे बना है, तो देखिए नीस बनता है आपका ग्रेनाइट से। नीस किससे मिलके बना है बच्चों, ग्रेनाइट से बना है। ग्रेनाइट बेसिकली इग्नेस रॉक था जिसमें जो चेंजेस हुए जिसकी वजह से वो क्या बन गया, नीस बन गया, जिसको कि मैंने मेटामॉर्फिक की कैटेगरी में बाद में रखा। सैंडस्टोन से बनता है क्वार्टजाइट, सैंडस्टोन से क्या बना है, सैंडस्टोन से क्वार्टजाइट बना है, ग्रेनाइट से नीस बना है। माल से बनता है मार्बल, माल या फिर लाइमस्टोन, या फिर लाइमस्टोन, दीज गेट्स कन्वर्टेड टू मार्बल। शेल से बनता है स्लेट, शेल विच इज इनिशियली सेडिमेंट्री, तो शेल gets converted to slate। और mudstone again which is a sedimentary rock, mudstone हो गया, और इवन शेल से भी, तो इनसे क्या बनता है आपका सिस्ट बनता है, इनसे क्या बनता है आपका सिस्ट भी बन जाता है। क्लियर इतनी चीज। सो माल एंड लाइमस्टोन गेट कन्वर्टेड टू द मार्बल, मडस्टोन से आपका सिस्ट मिल रहा है, शेल से स्लेट मिल रहा है, सैंडस्टोन से क्वार्टजाइट मिल रहा है, और ग्रेनाइट से आपका क्या मिल रहा है बच्चों, यहाँ पे नीज मिल रहा है। तो इंपॉर्टेंट है, ये पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहीं पे लिख दिए हैं। नेक्स्ट इज अगेन द फिजिकल क्लासिफिकेशन। अगर हम फिजिकल क्लासिफिकेशन की यहाँ पे बात करते हैं बच्चों, तो फिजिकली बेसिकली यहाँ पे 3 कैटेगरीज में बांटा गया है रॉक्स को, स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड एंड फॉलिएटेड। स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, लेयर फॉर्मेशन, आपको लेयर, ईच लेयर इज डिस्टिंक्टली विजिबल टू यू, कि प्रत्येक लेयर आपको अलग अलग दिख रही है तो वो स्ट्रेटिफाइड है, और अगर वो बिल्कुल नहीं दिख रही है तो वो अनस्ट्रेटिफाइड की कैटेगरी में। तो स्ट्रेटिफाइड का एक अगर डेफिनेशन में बोलूं तो ये भी है, आपको अगर एक प्लेन को काटना चाहते हैं तो कंप्लीटली आपको एक प्लेन मिल जाता है, लेयर वाइज दिख रहा है ना, क्योंकि है ना, तो वो स्ट्रेटिफाइड की कैटेगरी में यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। देखिए दे शो द डिस्टिंक्ट लेयर अलोंग व्हिच द रॉक्स कैन बी स्प्लिट, है ना, कंप्लीट प्लेन के आपको दिख रहा है तो कंप्लीट आपको प्लेन मिल भी जाता है, एक जिसे कहते हैं स्प्लिट हो जाता है, ठीक है ना। डिस्टिंक्ट लेयर्स होती हैं, इसलिए आपको जिसे कहते हैं रॉक्स को इजीली स्प्लिट आप कर सकते हो। इसके बेहतरीन एग्जांपल सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, स्लेट, मार्बल, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये सैंडस्टोन, लाइमस्टोन जिसे कहते हैं, इवन शेल, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके सेडिमेंट्री के पार्ट हैं, जबकि स्लेट और मार्बल आपका मेटामॉर्फिक का यहाँ पर पार्ट है बच्चों। नेक्स्ट इज अगेन अनस्ट्रेटिफाइड की अगर हम बात करें, मैंने बोला था कोई भी लेयर डिस्टिंक्ट लेयर फॉर्मेशन विल नॉट बी देयर, तो आप एक पर्टिकुलर प्लेन पे इसको काट ही नहीं सकते हो, ठीक है ना, स्प्लिट नहीं हो सकता है। सो दे डू नॉट शो डिस्टिंक्ट लेयर एंड कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू द थिन लेयर्स, जैसे कि ग्रेनाइट, बेसाल्ट, इग्नियस की जितनी भी कैटेगरी होती है ना, इग्नियस की मोस्टली कैटेगरी आपकी किसके अंडर आती है, अनस्ट्रेटिफाइड के अंदर आती है। सेडिमेंट्री की मोस्टली कैटेगरी आपकी किसके अंदर आती है, स्ट्रेटिफाइड के अंदर आती है, सॉफ्ट कैटेगरी है ना। नेक्स्ट इज अगेन द थर्ड कैटेगरी फॉलिएटेड, जब आप एक पर्टिकुलर एंगल पे ही उसको क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है ना, मतलब एक सर्टेन एंगल पे जब आप पूरे प्लेन को स्प्लिट कर सकते हो, वो फॉलिएटेड रॉक्स कहलाती हैं, ठीक है ना। एक डेफिनेट डायरेक्शन में स्प्लिट नहीं हो सकती कि भैया मैं यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तभी मेरे को जिसे कहते हैं मिलना है, ऐसा कुछ नहीं होता। सो दे हैव एक पर्टिकुलर एंगल पे ही क्या होंगे, स्प्लिट होंगे, तो दे हैव अ टेंडेंसी टू स्प्लिट अप ओनली इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। तो जैसे कि इसका एक बेहतरीन एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए आपके घर में टाइल का काम हो गया था, मान लीजिए हो गया था, और लेकिन उसका ना स्लोप नहीं बैठा ढंग से, तो जहां पे आप लोगों ने ड्रेनेज दी थी वहां पे वो पानी आ ही नहीं रहा था। तो बारिशों के टाइम पे क्या होता है कि, या फिर आपके घर में जब आपने धुलाई की तो क्या होगा, वो पानी नाली पे जाएगा ही नहीं, वहां स्टोर हो जाएगा। तो आपने क्या किया, आपने सोचा कि यार अब ना मैं इसे खुद निकालता हूँ। अब आप मिस्त्री मजदूर तो कुछ हो नहीं, अब मान लो आप एक मीडियोकर फैमिली से हो, तो दोबारा टाइल्स का पेटी लाना लगवाना इट्स अ डिफिकल्ट टास्क फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली स्पेसिफिकली। तो आप क्या लोगे, छेनी हथौड़ी लेके आपने बोला कि यार मैं ही इन टाइल्स को निकाल लेता हूँ, फिर क्योंकि मुझे साबुत चाहिए टाइल्स, मुझे नहीं चाहिए कि इसको मैं तोड़वा के निकालू, मुझे ये ईच टाइल मुझे क्या चाहिए, साबुत चाहिए। तो आप क्या लोगे, जो छेनी हथौड़ी है उसे एक पर्टिकुलर एंगल पे अगर मारोगे ना तो पूरी की पूरी टाइल बाहर आती है। और मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैंने खुद निकाली है, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर एंगल पे आप इसको मारोगे तो आप मतलब जैसे कहते हैं वो पूरी की पूरी टाइल बाहर निकल के आ जाएगी, लेकिन उस एंगल के अलावा किसी भी एंगल से मारोगे आप मेरे से गारंटी ले लो, वो टाइल साबुत आ ही नहीं सकते, आ ही नहीं सकते। एक पर्टिकुलर एंगल पे मारने पे ही पूरा का पूरा जो आपका वो है, अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ सालों पुरानी टाइल लगा रखी उसको निकाल रहे हो, वो नहीं निकलेंगी, जो ताजा लगी हुई टाइल होगी ना वो निकल जाएंगी, ठीक है ना। बस एक पर्टिकुलर एंगल पे आपको मारना पड़ेगा,
प्रेशर देना पड़ेगा, तो वो पूरी की पूरी टाइल आपको साबुत मिल जाएगी, गारंटेड। तो वो एक एग्जांपल है आपका, जैसे कहते हैं जिससे फॉलिएटेड रॉक्स आप निकाल सकते हो। सो एक डेफिनेट डायरेक्शन में ही क्या है, स्प्लिट हो सकती है, और वो सच अगर ऐसा किसी रॉक में हो रहा है तो फॉलिएटेड की कैटेगरी में यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगी, ठीक है ना। अब इसकी बेहतरीन एग्जांपल है आपका स्लेट हो गया, नीज हो गया, सिस्ट हो गया, ये सारे के सारे इसके जिसे कहते हैं फॉलिएटेड कैटेगरी में कंसीडर किए जाते हैं बच्चों, ठीक है। और इसमें नॉन फॉलिएटेड कैटेगरी मार्बल और कॉर्डेजाइट है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास इनके एग्जांपल्स, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे ये मार्बल इज डजंट कम अंडर द स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, ठीक है, ये तो नॉन स्ट्रेटिफाइड है, ठीक है, ये आपका नॉन सर्टिफाइड की कैटेगरी में आएगा। मार्बल आपका सर्टिफाइड नहीं होता है, ये तो हम देख के भी बता सकते हैं ना, तो अनसर्टिफाइड है ये, ठीक है। चलिए अनसर्टिफाइड है, यहाँ पे इसको भी छोड़ दीजिए, इट विल कम अंडर द अनसर्टिफाइड रॉक्स। क्लियर ऑल ऑफ यू। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। आप देखिए, अब एग्जांपल की अगर आप बात करेंगे, सर्टिफाइड का एग्जांपल हम लोगों ने देखे, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, जिप्सम, स्लेट, मोस्टली आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स आपको दिखाई देंगी। अनसर्टिफाइड में आपको इग्नियस रॉक्स मोस्टली दिखाई देंगी, और फॉलिएटेड में आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स आप लोगों को दिखाई पड़ रही होंगी, जैसे नीज हो गया, सिस्ट हो गया, स्लेट हो गया, ये सारा का सारा फॉलिएटेड की कैटेगरी में आता है। अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स की यहाँ पे बात करूं बच्चों, तो ऑब्जेक्टिव्स में आपका स्लेट का पूछा जाता है। यहाँ पे दो बहुत महत्वपूर्ण स्टोन है, एक तो है आपका ग्रेनाइट और दूसरा है आपका स्लेट। ये पूछे ही जाते हैं, फॉर श्योर पूछे जाते हैं। ग्रेनाइट आपका यूजेज पूछ लिया जाता है, कहाँ यूज होता है, तो ब्रिज पायर्स में यूज होता है, जस्ट बिकॉज इसका जो वाटर टाइटनेस है ना, इस वजह से। तो ब्रिज पायर्स जो होते हैं उसमें आपका ग्रेनाइट यूज होता है। इसके साथ अगर मैं स्लेट की बात करूं, तो स्लेट वाटर प्रूफिंग के लिए काम में आता है, ठीक है ना। वाटर प्रूफिंग या डैम प्रूफिंग तो गलत बोल दिया मैंने, वाटर प्रूफिंग मतलब स्लेट का जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है ना, बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट आप मानो 1% ही वाटर एब्जॉर्ब करता है ये, तो इसीलिए इसको रूफिंग के लिए आप लोग यूज करते हो, ठीक है ना। किसके, आप यही डायरेक्टली लिख लो, रूफिंग वर्क्स के लिए यूज में लेकर आया जाता है। आगे मैंने स्लाइड में लिखा हुई है, देखिएगा अभी आप। सो केमिकल क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो 3 कैटेगरीज में बांटा गया है इसको बच्चों, कैलकेरियस, आर्जिलिशियस एंड सिलिशियस। देखिए, सो अब हम कैलकेरियस रॉक्स की बात करेंगे तो कैल्शियम का कंटेंट ज्यादा होगा ऑब्वियसली, सिलिशियस की बात करेंगे तो सिलिका का कंटेंट ज्यादा होगा, आर्जिलिशियस की बात करेंगे तो क्ले, एल्यूमिना का कंटेंट कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। तो अगर आपका कैल्शियम का कंटेंट कंपैरेटिवली 50% से ज्यादा हो जाएगा तो कैलकेरियस रॉक्स। सिलिशियस के केस में अगर जैसे कहते हैं सिलिका का कंटेंट 50% से ज्यादा हो जाएगा तो सिलिशियस, और आर्जिलिशियस के केस में अगर क्ले का कंटेंट कंपैरेटिवली 50% से ज्यादा हो जाएगा तो उस केस में जो रॉक्स कहलाएंगे आर्जिलिशियस यहाँ पे कहलाएंगी बच्चों। क्लियर है ये चीज। अब अगर मैं बात करूं, देखिए ये हार्ड होती हैं और साथ साथ क्या होती हैं, ड्यूरेबल होती हैं। जितनी भी सिलिका का कंटेंट जिन भी रॉक्स में ज्यादा होगा वो रॉक्स आपकी हार्ड और ड्यूरेबल रहेंगी। वहीं अगर हम कैलकेरियस रॉक्स की बच्चों बात करेंगे तो कैलकेरियस रॉक्स में कैल्शियम का कंटेंट कंपैरेटिवली क्या होता है, 50% से ज्यादा होता है। तो ये हार्ड तो होती हैं लेकिन क्या होती हैं, ब्रिटल होती हैं। लेकिन क्या होती हैं, ब्रिटल होती हैं। ब्रिटल जैसे कि कांच नीचे गिरा टूट गया। इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूं, लाइमस्टोन, इसका एग्जाम्पल क्या है, लाइमस्टोन इज अ काइंड ऑफ द कैलकेरियस रॉक दैट वी हैव। सिलिका का अगर मैं एग्जांपल दूं, आपके पास ग्रेनाइट एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। आर्जिलिशियस में क्ले का कंटेंट कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। तो यहाँ पे ये रॉक्स भी होती हैं क्या, हार्ड एंड ब्रिटल, ये भी ब्रिटल होती हैं। क्या होती हैं, ये भी ब्रिटल होती हैं। बात कर लेते हैं इनकी। देखिए कैलकेरियस में प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट लाइम होता है, जैसे लाइमस्टोन, मार्बल, डोलोमाइट, जिप्सम इनके एग्जाम्पल हो जाते हैं। वहीं सिलिशियस में ग्रेनाइट, बेसाल्ट, नीज, साइनाइट, ये सारे एग्जाम्पल्स रहेंगे। दीज आर वेरी हार्ड एंड ड्यूरेबल, जबकि ये क्या होती हैं, हार्ड एंड ब्रिटल होती हैं। आर्जिलिशियस की भी क्या बोलेंगे, हार्ड एंड ब्रिटल, मैंने बता दिया ऑलरेडी। इसके एग्जांपल्स देखें, स्लेट, लेटराइट, सिस्ट, इसके एग्जांपल हो जाते हैं। प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट क्या रहता है, क्ले। प्रिंसिपल बोले तो मोर देन 50%, यही मैंने आप लोगों को बताया। क्ले का कंटेंट मोर देन 50% हो जाएगा तो आर्जिलिशियस। अगर सिलिका का कंटेंट मोर देन 50% हो जाएगा तो सिलिशियस, और अगर कैल्शियम का कंटेंट कंपैरेटिवली 50% से ज्यादा हो जाएगा तो वो कैलकेरियस। ठीक है बच्चों, ये एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। मार्बल, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, जिप्सम comes under the calcareous, granite, basalt, gneiss, cyanide, trap, sandstone, cyanide, ये सारे के सारे सिलिशियस, और स्लेट, लेटराइट, सिस्ट, दिस विल कम अंडर दी आर्जिलिशियस रॉक्स। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेरिंग के प्रोसेस की। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जो क्वेरिंग होती है मैं आपको बता दूं होती क्या है। बेसिकली जो पत्थर होते हैं, पत्थर को चट्टानों में से निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको क्वेरिंग कहा जाता है, ठीक है ना। एक चीज मैं आपको और बता दूं, जब पत्थर को चट्टानों में से निकाला जाता है तो पत्थर गीले होते हैं। वो गीले पानी की वजह से नहीं होते हैं, वो बेसिकली पानी जैसे एक लिक्विड की वजह से होते हैं, जिसको आप क्वेरी सैप बोलते हो। क्या बोलते हो, क्वेरी सैप, क्वेरी सैप। सो ये जो सैप होता है ना, जैसे आपका पसीना है, निकल तो आपके शरीर से पानी ही रहा है ना, लेकिन वो नमकीन पानी है ना।
क्या पसीने को पानी बोल सकते हो? पानी को पसीना बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो। इसी तरीके से पानी को मैं क्वेरी सैप नहीं बोल सकती, क्वेरी सैप को पानी नहीं बोल सकती। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ लिक्विड। जो पत्थर गीले होते हैं वो पानी की वजह से गीले नहीं है, वो क्वेरी सैप बोलते हैं उसको। हम क्या बोलते हैं? क्वेरी सैप। बेसिकली ये जो पानी होता है ना, जैसे आपका पसीना है ना, पसीने के अंदर क्या नमक भी है ना, इसलिए वो नमकीन हो रहा है। यहाँ पे क्वेरी सैप में मिनरल्स रहते हैं कंपैरेटिवली, और ये जब पत्थर के सरफेस के ऊपर जम जाता है ना, तो वेदरिंग एक्शन से भी आपके पत्थर को प्रोटेक्ट करता है। तो काफी जरूरी होता है ये। हालांकि हमारा जो काम है, पत्थर को हम क्यों ड्राई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर पत्थर गीला रहेगा ना तो उसके अंदर वो जो स्ट्रेंथ है ना वो डेवलप ही नहीं हो पाएगी। गीले होने की वजह से वो हमेशा सॉफ्ट रह जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है, मैं बोल तो रही हूँ कि ठीक है पानी नहीं है, पानी नुमा लिक्विड है, लेकिन है तो लिक्विड ही, तो जिसकी वजह से जो पानी है, जो आपका पत्थर है वो सॉफ्ट हो जाएगा। इसीलिए क्वेरी के बाद आप ड्रेसिंग करते हो, ड्रेसिंग के बाद आप सीजनिंग करते हो। सीजनिंग मतलब रिमूवल ऑफ द मॉइस्चर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द स्टोन। रिमूवल होता है स्टोन के अंदर से, मतलब पानी का रिमूवल होता है जो पत्थर के अंदर से, उसको आप क्या बोलते हो? सीजनिंग बोलते हो। चाहे अगर टिम्बर से होगा तो वहां भी सीजनिंग होगा, अगर पानी आप ब्रिक से रिमूव कर रहे हो तो वो भी सीजनिंग ही कहलाएगा। बेसिकली वो प्रोसेस जिसमें पानी को रिमूव किया जाता है उसको सीजनिंग कहते हैं, सिंपल टर्म्स में। तो अभी हम क्वेरिंग की बात कर रहे थे। क्वेरिंग मतलब पत्थरों को चट्टानों से निकालने का जो प्रोसेस होता है बच्चों, उसको क्वेरिंग कहा जाता है। ये क्वेरिंग 4 तरीकों से की जाती है, ठीक है ना। सबसे पहला होता है एक्सकवेशन, ठीक है। सबसे पहला कौन सा होता है आपका? एक्सकवेशन होता है। दूसरा होता है वेजिंग। कौन सा? वेजिंग। तीसरा होता है बच्चा वो आपका हीटिंग, और चौथा होता है आपका ब्लास्टिंग। तो क्या क्या बोला मैंने आप लोगों को? सबसे पहला एक्सकवेशन, दूसरा वेजिंग, तीसरा हीटिंग, चौथा ब्लास्टिंग। ये 4 प्रोसेस आपके क्वेरिंग में देखने को मिलते हैं। अगर मैं एक्सकवेशन की बात करूं, देखो अगर एक्सकवेशन जो आपके अर्थ के अंदर जो पत्थर है, अगर एक्सकवेशन से वो इजिली बाहर निकल जा रहे हैं तो वो एक्सकवेशन के प्रोसेस के थ्रू बाहर आए हैं, इसलिए वो क्वेरिंग बाय एक्सकवेशन कहलाएगा। हीटिंग में हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, वेजिंग में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि जो सॉफ्ट पत्थर होते हैं ना, जो सॉफ्ट पत्थर होते हैं जो मैनुअली बाहर निकल सकते हैं, तो उसके लिए आप वेजिंग का प्रोसेस यहाँ पे यूज करते हो बच्चों। जैसे कि लिखा भी है एक्सकवेशन में, स्टोन्स बरीड इन द अर्थ और अंडर लूज ओवरबर्डन आर एक्सकवेटेड। देन इन वेजिंग इसमें क्या होता है, जो सॉफ्ट पत्थर होते हैं ना वो इजीली निकाले जा सकते हैं मैनुअली, तो आप उस प्रोसेस में वेजिंग करते हो। सो दिस मेथड ऑफ क्वेरिंग इज सुटेबल फॉर द कॉस्टली सॉफ्ट एंड स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। देखो लिखा भी है, सच एज सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, लेटराइट एंड मार्बल एंड स्लेट एक्सेट्रा। क्लियर। फिर हीटिंग में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हीटिंग में क्या किया जाता है बच्चों, देखिए आप सभी को पता है हीट करने से एक्सपेंशन होता है, हीट करने से एक्सपेंशन होता है, ठीक है, ये सब हम सभी को पता है, राइट। मान लीजिए रॉक का सरफेस है, ये आपका रॉक का सरफेस है और ये आपको ऊपर वाली लेयर चाहिए थी, तो मैंने क्या किया, इसको हीट दिया, इसको क्या किया मैंने, हीटिंग किया। जब मैंने इस पर्टिकुलर लेयर का हीटिंग किया ना, तो ये क्या होगी, ये एक्सपैंड करने की कोशिश करेगी, हीटिंग की वजह से एक्सपैंड करने की कोशिश करेगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ पूरी रॉक अलग से वो हो जाएगा, बट हाँ एक थिन पोर्शन पे जिसपे आपने हीटिंग किया है ना, वो एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा। और जब वो एक्सपैंड करेगा ना बच्चों, तो खुद देखो वो बाकी रॉक से तो अलग हो गया, बाकी रॉक से ऑटोमेटिकली अलग हो गया, और आपको एक थिन लेयर मिल जाती है। यहाँ पे आपको एक क्या मिल जाती है बच्चों, एक थिन लेयर मिल जाती है। क्लियर। और ये बेसिकली किया जाता है हीटिंग वाला प्रोसेस ग्रेनाइट और नीच जैसे पत्थरों के लिए। सो इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर क्वायरिंग स्मॉल, थिन एंड रेगुलर ब्लॉक्स ऑफ स्टोन। अगर स्मॉल चाहिए, थिन चाहिए, रेगुलर ब्लॉक ऑफ स्टोन चाहिए, तो उस केस में आप हीटिंग का यूज करेंगे। और ये हार्ड स्टोन्स पे की जाती है, सॉफ्ट पे नहीं। किस पे? हार्ड स्टोन, जैसे ग्रेनाइट हो गया, नीज हो गया, ये दोनों हार्ड स्टोन की कैटेगरी है, इन पे की जाती है। वही बात करते हैं अगर हम ब्लास्टिंग की। देखिए ब्लास्टिंग बेसिकली एक बहुत ही जिसे कहते हैं टिपिकल प्रोसेस है। यहाँ पे आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे यूज किया जाता है डेटोनेटर्स का। डेटोनेटर्स क्या होते हैं, इन डेटोनेटर्स से वायर जारी होती है, पत्थरों के अंदर एक होल बनाया जाता है, उसको क्लीन किया जाता है। क्लीन करने के बाद उसमें जिसे कहते हैं मसाला, ब्लास्टिंग पाउडर, मसाला भरा जाता है, ब्लास्टिंग पाउडर जिसको मैं बोल रही हूँ। और जो वायर आपकी डेटोनेटर से जा रही है वो उस मसाले में डाल दी जाती है, ठीक है ना। अब सब कुछ हो गया, अब आपने उस होल को कवर कर दिया अगेन, और आप नीचे आ गए, सेफ पोजीशन पे आ गए। डेटोनेटर पे आके हम डेटोनेटर को प्रेस करते हैं। जैसे आपने पटाखा छुड़ाया होगा ना, पटाखे की बत्ती पे जब आप आग लगाते हो तो फिर एकदम टाइम लगता है ना, आपको पीछे होने का टाइम मिल जाता है, बत्ती इतनी लंबी होती है। तो यहाँ पे डेटोनेटर से भी आपने आग लगाया उस वायर को, जो कि डायरेक्टली कहाँ पहुंचा, उस ब्लास्टिंग जोन पे या ब्लास्टिंग होल पे पहुंचा, जहाँ पे आपने ब्लास्टिंग पाउडर डाला हुआ था। फिर वो वायर वहां तक जाती है और होता है आपका भयंकर ब्लास्ट, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस से, इस ब्लास्टिंग के प्रोसेस से मतलब बेसिकली हम लोग एक्सप्लोसिव यूज कर रहे हैं स्टोन्स को चट्टानों में से निकालने के लिए। सो अच्छा, अब हम जो ब्लास्टिंग पाउडर डाल रहे हैं तो उसमें कौन कौन सा पाउडर डालते हैं, जैसे कि गन कॉटन हो गया, आपका डायनामाइट हो गया, ये मोस्ट कॉमन पाउडर है जो कि हम लोग वहां पे यूज करते हैं। डायनामाइट हो गया, गन कॉटन हो गया, ये सारे के सारे हम लोग वहां पे यूज करते हैं। अब डायनामाइट की मैं बात करूं, वो इससे कंस्टिट्यूएंट्स पूछ लेता है, तो इसमें क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन डलता है। क्या डलता है? नाइट्रोग्लिसरीन विद अदर मटेरियल्स होते हैं,
तो उससे मिलकर आपका डायनामाइट बनता है, और मतलब ये जो पाउडर होते हैं वहां लगाया जाता है, देन ब्लास्ट किया जाता है, ठीक है ना। गन कॉटन, गन पाउडर और डायनामाइट, ये सब चीजें यूज की जाती हैं ब्लास्टिंग के लिए। नेक्स्ट है आपका अगेन, अच्छा यहाँ पे लिखा भी है देखो कॉम्पोजिशन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। सो सल्फर 15, आपका सॉल्ट पेट्रे 65%, चारकोल 20% के अराउंड यहाँ पर रहता है, ठीक है। अब चीप होता है, ग्रेट लिफ्टिंग पावर है और इजीली जल जाता है, सुटेबल फॉर क्वेरिंग ऑफ स्टोन्स। डायनामाइट का जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया नाइट्रोग्लिसरीन होता है, 95% देखो वही है, अलॉन्ग विद द अदर मटेरियल्स। अदर मटेरियल्स में आपका सैंडी अर्थ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, मोस्ट पावरफुल होता है ये, अनसुटेबल फॉर द कोल्ड क्लाइमेट्स एंड सेंसिटिव टू द शॉक्स, ठीक है। सुटेबल फॉर बोर होल्स एंड क्वेरिंग ऑफ स्टोन्स। फिर बात कर लेते हैं बच्चों अब अगेन यहाँ पर ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स की। देखो क्वेरिंग के बाद कभी भी सीजनिंग नहीं करनी चाहिए। सीजनिंग मतलब एकदम से मॉइस्चर को रिमूव नहीं करना चाहिए। उसका रीजन क्या है मैं बताती हूँ। देखो जब आपने पत्थर को निकाला ना, पत्थर में भी मॉइस्चर है ना, तो पत्थरों के केस में क्या होता है, अगर आपने उसका सीजनिंग कर दिया ना तो वो एकदम हार्ड हो जाएंगे और उनकी फिर ड्रेसिंग नहीं हो सकती। ड्रेसिंग मतलब क्या होता है, जो आप परफेक्ट शेप एंड साइज देना चाहते हैं उस प्रोसेस को कहा जाता है ड्रेसिंग। So the process in which perfect shape and size is given to the stone, such process is known as dressing। क्या कहा जाता है बच्चों, उसको ड्रेसिंग कहा जाता है। अब इस प्रोसेस में आप पत्थर को परफेक्ट शेप एंड साइज दे रहे हो, और अगर पत्थर आपका गीला होगा तो बहुत इजीली दे सकते हो। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है, ड्रेसिंग इज डन। तो मोस्टली केसेस में हम लोग जैसे ब्रेक हो गया या कहीं और देखते हैं, तो हम मोस्टली देखते हैं जैसे टिम्बर के केस में कि आफ्टर सीजनिंग हम लोग कर रहे हैं, लेकिन पत्थरों के केस में नहीं होगा। पत्थरों में पहले जो ड्रेसिंग होगा उसके बाद आपका सीजनिंग होगा। तो देखो हम ड्रेसिंग कर रहे हैं, इसलिए क्वेरिंग के बाद जस्ट ड्रेसिंग आया। द प्रोसेस ऑफ गिविंग प्रॉपर साइज एंड शेप एंड फिनिश टू द रफली ब्रोकन स्टोन एज ऑब्टेन फ्रॉम द क्वेरी। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, साइज को रिड्यूस करना, प्रॉपर शेप देना, बेटर अपीयरेंस देना, और साथ ही साथ उनका रेजिस्टेंस इंक्रीज करना वेल्डिंग की तरफ। नेक्स्ट है आपका सीजनिंग ऑफ स्टोन। सीजनिंग मतलब क्या होता है, आपका रिमूवल ऑफ द मॉइस्चर। द फ्रेशली कट स्टोन कैरी सम नेचुरल मॉइस्चर नोन एज क्वेरी सैप, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, मेकिंग इट सॉफ्ट एंड वर्केबल। सो द स्टोन बिकम्स हार्डर, कॉम्पैक्ट, वेदर रेजिस्टेंट। किसमें, सीजनिंग में। सीजनिंग मतलब क्या होता है, द रिमूवल ऑफ द मॉइस्चर फ्रॉम द स्टोन इज नोन एज द सीजनिंग ऑफ स्टोन्स, ठीक है ना। जो रिमूवल ऑफ मॉइस्चर को ही सीजनिंग बोल रहे हो। इससे क्या हो जाएगा, आपका पत्थर हार्ड हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा, वेदर रेजिस्टेंट बन जाएगा, और टाइम जो चाहिए रहता है 6 से 12 महीने यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, ठीक है। अब कॉमन यूजेज की बात कर लेते हैं इन पत्थरों की। अगर हम ग्रेनाइट की ही बात कर लें तो ग्रेनाइट यूज होता है आपका रेलवे ब्लास्ट के तौर पे, रूफिंग के अबटमेंट के लिए, आपका पायर एंड सी वॉल्स के लिए। देखो कोई भी पत्थर वैसे तो कहीं पे भी लगा लो, अगर आपके पास पैसा है तो ग्रेनाइट लगाओ अपनी छत पे, है ना। ग्रेनाइट तो और वाटर टाइट कर देगा, क्योंकि ये तो पानी को घुसने ही नहीं देता है, तो बारिशों का पानी अंदर सिप कर ही नहीं पाएगा। पैसा है तो कहीं पे भी लगाओ, पर यूजुअली हम कहाँ यूज करते हैं, बात हुआ जाती है बच्चों, है ना। मार्बल आपका ऑर्नामेंटल वर्क के लिए यूज होता है, लेकिन मार्बल आपने देखा होगा जनरल फैमिलीज में सिर्फ और सिर्फ हम लोग फ्लोरिंग पे यूज कर रहे हैं। तो क्या हम इसे ताजमहल की तरह अपने घर को भी बना दें, क्यों नहीं बना सकते, पैसा है तो बनाओ, लगाओ पूरे घर में मार्बल, ठीक है ना। तो ऑर्नामेंटल वर्क, आपको एस्थेटिकल अपीयरेंस जब अच्छा देना होता है, कंपैरेटिवली बेटर करना होता है, तो आप मार्बल यूज करते हैं बच्चों। लाइमस्टोन की अगर हम बात करें, सबसे प्राइम यूज है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। तो वही लिखा होगा देखो, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में काम आता है। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में ही नहीं, जो आप ये गुटका वुटका देखते हो ना, मीनार हो गया, गोल्डन खैनी हो गया, इसमें वो व्हाइट कलर का एक कुछ देते हैं, वो डब्बी सी, उसके अंदर जो भरा होता है वो चूना ही होता है, अनप्रोसेस चूना डाला हुआ होता है उसमें। इसलिए आपने देखा होगा वो लिखा रहता है ना कि तंबाकू से कैंसर हो रहा है, वो कैंसर की जड़ भी तो यही है। वो जो व्हाइट कलर की जो डिब्बी होती है ना, जो लोग घिस घिस के मसाले के अंदर लगा रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा उनका अंदर से ना मांस जल जाता है, मुंह का अंदर का मांस जल जाता है। तो बेसिकली वो अनप्रोसेस बेसिकली लाइम होता है। प्रोसेस करके देंगे तो पैसा ज्यादा लगेगा ना, अभी वो 10 का मिल रहा है, फिर 20 में का मिलेगा, लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए वो जिसे कहते हैं रॉ लाइम वहां पे दे रहे होते हैं। इवन जब वो रॉ लाइम बन रहा होता है, अगर कभी आपने वो देख लिया ना, तो बहुत ही खतरनाक प्रोसेस है। एक लकड़ी का डंडा ले रखा होता है उन्होंने, क्योंकि हाथ डालेंगे तो उन्हें पता है कि जल जाएगा, और इस तरीके से उसको घुमा रहे होते हैं, ठीक है, और फिर डब्बियों में भर भर के देते हैं। नेक्स्ट इज अगेन योर स्लेट। स्लेट अगर हम बात करें तो फ्लोरिंग रूफिंग का काम कर रहा है। मैंने आपको बोला था वाटर प्रूफिंग बहुत अच्छी है इसकी, 1% वाटर एब्जॉर्प्शन है मॉइस्चर का, तो इसलिए एज अ वाटर प्रूफिंग मटेरियल और रूफिंग मटेरियल के तौर पे हम इसको यूज करते हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, और आपका ग्रेनाइट भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जाता है ब्रिज पायर्स के लिए कौन सा आपका मटेरियल पत्थर यूज होता है, ग्रेनाइट यूज होता है ब्रिज पायर्स के लिए, और रूफिंग के लिए आपका स्लेट यूज होता है। बात कर लेते हैं क्वार्टजाइट की। तो क्वार्टजाइट आपका रिटेनिंग वॉल में यूज हो रहा है, बसाल्ट आपका मेराइन वर्क, रबर मेसनरी के उसमें यूज हो रहा है, कंकड़ आपका हाइड्रोलिक लाइम के मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पे यूज में लेकर आया जाता है, ठीक है ना। अब लाइम बेसिकली अगर मैं बात करूँ, लाइम की 3 कैटेगरी होती है ना। फैट लाइम होता है, वैसे तो कोल्ड डिविजन के हिसाब से 7 है, पर यूजुअली हम 3 देखते हैं। फैट लाइम हो गया, हाइड्रोलिक लाइम हो गया,
और पुअर लाइम, है ना। तो फैट लाइम किसके कैल्सिनेशन से बनता है बच्चों? आपका फैट लाइम बनता है फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ सी शेल्स, सी शेल्स के कैल्सिनेशन से बनता है फैट लाइम। और हाइड्रोलिक लाइम बनता है आपका कैल्सिनेशन ऑफ कंकड़, कंकड़। और पुअर लाइम बनता है फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ डोलोमाइट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टेस्ट ऑन स्टोन्स। अब टेस्ट ऑफ स्टोन्स की भी बात कर लेते हैं बच्चों। जब आप देखिए एक्चुअली क्या होता है, अब हर पत्थर मैं हर जगह यूज नहीं कर सकती, है ना, ये चीज तो आप इससे वाकिफ होंगे। कल को आप बोलो लाइमस्टोन से आप फ्लोरीन डाल दो, नहीं डालूंगी मैं, क्योंकि मुझे पता है जो बाइंडिंग का काम है वो ये कर लेगा, लोड बेयरिंग कहां से आएगी, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो बिल्डिंग स्टोन्स होते हैं ना, ये लार्जर क्वांटिटी में अवेलेबल है इन द वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, और उनको चूज करने के लिए और यूटिलाइज करने के लिए परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको टेस्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब लाइम मैंने बोला कि ब्रिटल है, मैंने देखा होगा ना टेस्ट करके, तभी तो मुझे पता है वो ब्रिटल है। नहीं देखा होता तो कैसे पता होता कि लाइम ब्रिटल है, और ग्रेनाइट मेरा हार्ड है, मुझे कैसे पता? ठीक है ना, तो टेस्ट किया होगा तभी पता है। अब ये जो जितने भी टेस्ट होते हैं ये करने क्यों जरूरी है? ताकि हमें स्ट्रेंथ का पता लग सके, उनकी प्रॉपर्टीज का पता लग सके, ड्यूरेबिलिटी का पता चल सके, और क्वालिटी का पता चल सके। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। और कौन कौन से टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं? देखिए स्मिथ टेस्ट होता है, एसिड टेस्ट होता है, क्रशिंग टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट, सफनेस टेस्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। ये सारे टेस्ट आपके परफॉर्म किए जाते हैं ताकि आप स्टोन्स की स्ट्रेंथ के बारे में जान सके, प्रॉपर्टीज के बारे में जान सके, ड्यूरेबिलिटी के बारे में जान सके, और उनकी क्वालिटी के बारे में जान सके, और ये जान सके कि किस स्टोन को कहाँ पे आपको यूज में लेकर आना है बच्चों। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं स्मिथ टेस्ट की। देखिए वो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा स्मिथ टेस्ट कहाँ यूज होता है, तो जहां पर भी देखिए सोल्यूबल मैटर जो होता है ना बेसिकली आपका, उसको चेक करने के लिए स्मिथ टेस्ट यूज में लेकर आया जाता है। हालांकि मैंने लास्ट में एक चार्ट भी बनाया है, वो मैं आपको दूंगी, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर उससे। सो स्मिथ टेस्ट में दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल मैटर इन द सैंपल ऑफ स्टोन। तो सोल्यूबल मैटर जो हमारा रहता है, ऑर्गेनिक मैटर को बेसिकली वो करने के लिए, उनका प्रेजेंस चेक करने के लिए आपका स्मिथ टेस्ट किया जाता है। अगर आपका वाटर जो स्लाइटली क्लाउडी आता है इसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपका डर्टी वाटर आ रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि उसके अंदर अर्ली मैटर यहाँ पे प्रेजेंट है। क्लियर इतनी चीज? सो स्मिथ टेस्ट में आप लोग ये चीजें देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग एसिड टेस्ट। अब एसिड टेस्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं? वेदर रेजिस्टेंस को चेक कर रहे हैं। किसको चेक कर रहे हैं बच्चों? वेदर रेजिस्टेंस को हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं। सो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम पत्थर लेते हैं, और पत्थर ना शार्प एजेस वाला पत्थर लेते हैं, और उसको ना हम लगभग डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 या फिर HCl के हम लोग लगभग 3 दिनों के लिए यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है ना। सो आपने पत्थर 100 ग्राम स्टोन चिप्स ली विद शार्प एजेस, और उसको इस पर्टिकुलर उसमें रख दिया सॉल्यूशन में, और उसके बाद आपने जब इसको निकाला तो अब आप क्या करोगे, उसमें चेक करोगे कि उसके जो एजेस हैं वो स्टिल शार्प है कि नहीं है। अगर वो शार्प है तो मतलब परफेक्टली वेदर को रेजिस्ट कर रहा है, नहीं है तो मतलब क्या, आपका पत्थर वेदरिंग रेजिस्टेंस में वीक है। So देखिए the sharp and firm corners and edges are the indication of the sound stone. Clear? चलिए नेक्स्ट है आपका क्रशिंग टेस्ट। क्रशिंग टेस्ट की अगर हम बात करें, देखिए दो चीजें होती हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और क्रशिंग स्ट्रेंथ। कैलकुलेशन पर्पस के लिए दोनों सेम लेते हैं, पर एक्चुअल में क्या होती है, देखिए जो मैक्सिमम लोड बिफोर फेलियर स्टोन कैरी करता है उसको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहते हैं, जिस लोड पे वो फेल हो गया वो क्रशिंग कहलाता है। सो यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए हम लोग सेम ही लेते हैं, तो हम यहाँ पे निकाल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही रहे हैं आपके पत्थर की। इसके लिए हमने क्या लिया, क्यूब लिया 40 mm by 40 mm by 40 mm का, 3 सैंपल लेंगे क्योंकि हम हमेशा एवरेज निकालते हैं बच्चों। अब यहाँ पर आपको टेस्ट से पहले उसको 72 घंटे तक पानी के अंदर यहाँ पे जिसे कहते हैं रखना है। रेट ऑफ लोडिंग जो यहाँ पे रहने वाला है जो कि इंपॉर्टेंट है, 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर के यहाँ पे रहने वाला है। और जो रिजल्ट आना चाहिए एक गुड बिल्डिंग स्टोन का, सो क्रशिंग स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन 100 मेगापास्कल या फिर 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर से वो नीचे नहीं होनी चाहिए एक गुड बिल्डिंग स्टोन की अगर हम बात करते हैं बच्चों। ये जो परफॉर्म किया जाता है टेस्ट, ये या तो आप CTM में करते हैं या तो UTM में करते हैं। CTM बोले तो कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, UTM बोले तो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में ही आप ये करते हैं टेस्ट। नेक्स्ट इज टेस्ट ऑन स्टोन्स, मतलब हार्डनेस टेस्ट की अब हम बात करने वाले हैं। तो जब हम हार्डनेस की बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग स्क्रैच करके देखते हैं। देखिए कभी आप चौक को अगर स्क्रैच करोगे तो चौक का भाग आपकी उंगली के नखूनों में आ जाएगा, लेकिन आप किसी टेबल को स्क्रैच करोगे तो उसका प्लाई तो नहीं आएगा ना हाथ में। तो टेबल ज्यादा हार्ड है या चौक? ऑब्वियसली टेबल इज मोर हार्डर देन कंपेयर्ड टू दैट ऑफ द चौक। तो यहाँ पर हम लोग हार्डनेस टेस्ट में भी क्या कर रहे हैं, स्क्रैचिंग से ही कर रहे हैं टेस्ट। तो दिस टेस्ट इज परफॉर्म बाय स्क्रैचिंग अ स्टोन विद अ नाइफ ओनली। यहाँ पर देखिए अब जो हार्डनेस में हम लोग बेसिकली, अब स्क्रैच हो रहा है तो सॉफ्ट है, नहीं हो रहा है तो हार्ड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हार्डनेस मेजर की जाती है मो स्केल पे। कौन से स्केल पे? मो स्केल पे ये हार्डनेस मेजर की जाती है बच्चों। अब ये मो स्केल का वैल्यू जितना ज्यादा होगा पत्थर आपका उतना हार्ड है, जितना कम होगा पत्थर आपका उतना कम हार्ड है। टैल्क आपका क्या है, एक सॉफ्ट स्टोन है, क्योंकि इसका मो वैल्यू 1 आ रहा है, 1 आ रहा है तो बोलो टैल्क इज अ काइंड ऑफ सॉफ्ट स्टोन। कम हार्ड है, सॉफ्ट है, सॉफ्ट की कैटेगरी सॉफ्ट स्टोन है ना। अगर वैल्यू कम होगी तो सॉफ्ट है, अगर हायर वैल्यू इस पे है तो हार्ड स्टोन है।
जिप्सम की अगर आप बात करोगे तो 2, कैल्साइट की 3, फ्लोराइड की 4, एपेटाइट की 5, ऑर्थोक्लोज की आपकी 6, क्वार्ट्ज की 7, टोपाज की 8, सल्फायर की 9, डायमंड की 10। ये आपको याद करनी है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। वो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन इज हार्डर देन द अदर्स, इस तरीके से पूछेगा। सो आपको अगर वैल्यू पता नहीं होंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले तो यूजुअली वो ये क्वार्ट्ज, टोपाज, डायमंड और सफायर ये सब देता था, तो बच्चों को पता है डायमंड इज द हार्डेस्ट वन मिनरल है हमारे पास। बट अब उसने चेंज करनी शुरू कर दी है, पर इससे बाहर नहीं आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, अभी तक तो बिल्कुल नहीं आया, तो आप इसी के बिहाफ पे जाएंगे। नेक्स्ट इज अगेन टफनेस टेस्ट। टफनेस टेस्ट की अगर हम बात करते हैं, ये बेसिकली इंपैक्ट चेक करने का काम करता है कि क्या मेरा पत्थर सडन लोडिंग, शॉक लोडिंग, इंपैक्ट लोडिंग ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। तो उसके लिए आप ये टेस्ट करते हैं, टफनेस टेस्ट। इस टेस्ट को दिस टेस्ट इज परफॉर्म बाय ब्रेकिंग द स्टोन विद हैमर। आप लोग क्या करते हो, पत्थर को हथौड़ी से तोड़ने की कोशिश करते हो इस पर्टिकुलर टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। और क्या चेक करता है, इंपैक्ट रेजिस्टेंस को चेक करने का यहाँ पे काम कर रहा है। इंपैक्ट रेजिस्टेंस चेक करता है आपके पत्थर का। क्लियर है ये चीज? यहाँ पे जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, ये आपका परफॉर्म किया जाता है इंपैक्ट टेस्टिंग मशीन के ऊपर। किसमें परफॉर्म करते हैं, इंपैक्ट टेस्टिंग मशीन में हम लोग ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं, इंपैक्ट टेस्टिंग मशीन में। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जितने नंबर ऑफ ब्लोज लगे आपके पत्थर को ब्रेक करने के लिए, नंबर ऑफ ब्लोज जो लगे पत्थर को ब्रेक करने के लिए, वही आपका क्या देते हैं बच्चों, वो देते हैं आपका टफनेस इंडेक्स। क्या देते हैं, वो टफनेस इंडेक्स आता है। और उसी इंडेक्स के बिहाफ पे आप बता सकते हो कि पत्थर कहाँ पे यूज करना है, रोड्स के लिए यूज करना है, बिल्डिंग मटेरियल के लिए यूज करना है, कैसे यूज करना है। नेक्स्ट आता है आपका वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। सो जो सिलेक्टेड पीसेस होते हैं आपके स्टोन्स के, उनको आप क्रश करते हो और आप जो साइज रखते हो 10 से 20 mm के बीच में यहाँ पे, जैसे कहते हैं IS सीव से आप देखेंगे कि 10 से 20 mm के बीच में यहाँ पे रहे। अब वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट में आप उसे क्या करते हो, 24 आवर इमर्ज करते हो पानी के अंदर। आफ्टर 24 आवर्स पानी का जो, आप पहले उसका ड्राई वेट ले लेंगे बच्चों। आप जो भी पत्थर आपने तोड़े हैं आप बेसिकली देख लें उसमें वो ड्राई हो, ड्राई वेट आप उसका ले लेंगे। ड्राई वेट लेने के बाद आप उसे क्या कराएंगे, 24 घंटों के लिए पानी के अंदर छोड़ेंगे उसको। फिर उसके बाद जब आप 24 आवर्स के बाद जब आप उसको निकालोगे तो उनका जो वेट में डिफरेंस आना चाहिए, सो इट शुड नॉट बी मोर देन 5%। 5% से ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब उन्होंने नहीं किया होना चाहिए। और अगर वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो दिक्कत है, ठीक है ना। तो 24 आवर्स के बाद 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे, इट शुड नॉट बी मोर देन 10%, 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए वाटर का एब्जॉर्प्शन एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन के लिए, ठीक है ना। सो आफ्टर 24 आवर इमर्जन 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए और टोटल आपका 10% से ज्यादा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। सो अगर हम सैंडस्टोन की बात करें, देखिए 10 है इसका, लाइमस्टोन का भी 10 है, ग्रेनाइट का आपका 1 है, मैंने बोला था वाटर टाइट होता है। ट्रैप का आपका होता है बच्चों 6, शेल का होता है 10, नीस का होता है 1, स्लेट का होता है 1। मैंने बोला था ना, इट इज अ काइंड ऑफ अ वाटर प्रूफिंग मटेरियल और वाटर टाइट, या फिर जैसे कहते हैं एक फ्लोरिंग का काम कर रहा है, रूफिंग का काम कर रहा है। सो स्लेट का भी वाटर एब्जॉर्प्शन आपका 1 है, कॉर्डेसाइट का है आपका 3। क्लियर है ये चीज। सो वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट आप लोगों को पता चल गया, वैल्यू भी पता चल गई, आई होप आपको समझ में भी आया हो। अब मैंने एक छोटा सा ये चार्ट बना दिया है आप लोगों के लिए, इसको रिमेंबर करने के लिए। अब और भी देखो टेस्ट होते हैं हमारे पास, जैसे एब्रेशन टेस्ट हो गया, अल्ट्रेशन टेस्ट हो गया, है ना। एब्रेशन टेस्ट आपका परफॉर्म किया जाता है डॉरी टेस्टिंग मशीन में। अलग अलग टेस्ट देखिए, एब्रेशन को मेजर करने के लिए बेसिकली हमारे पास 3 मशीन्स हैं, एक डॉरी होती है, एक डेविल होती है, और एक आप करंटली लॉस एंजलिस जो यूज करने में लेकर आ रहे हैं, जिसमें स्टील बॉल्स वगैरह डाली जाती है, तो वो भी हमारी एब्रेशन के लिए ही है। सो आप अगर एब्रेशन टेस्ट मेजर कर रहे हैं बाय डॉरी टेस्टिंग मशीन, बेसिकली किसके लिए यूज किया जा रहा है, फॉर द वियरिंग रेजिस्टेंस चेक करने के लिए यूज किया जा रहा है। अल्ट्रेशन टेस्ट बेसिकली स्टोन और स्टोन के बीच में जो आपका फ्रिक्शन होता है उसको अल्ट्रेशन कहा जाता है। तो इट इज टेस्टेड बाय डेविल टेस्टिंग मशीन। और क्या बताता है, अगेन रेट ऑफ वियरिंग रेजिस्टेंस यहाँ पे बता रहा है। क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट आपका जो कि CTM से किया जा रहा है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ बता रहा है। स्मिथ टेस्ट आपका सोल्यूबल मैटर, मडी मैटर बता रहा है। ब्रैड टेस्ट आपका फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस बताता है। फ्रॉस्ट मतलब क्या होता है, देखो कंबाइंड फ्रीजिंग और थॉइंग साइकिल को फ्रॉस्ट कहा जाता है। अगर मान लीजिए कोई वॉइड है, उसमें पानी है, वो पानी जब ठंडा, मतलब जब टेम्परेचर ठंडा होगा वो जमेगा, और जब टेम्परेचर गर्म होगा वो पिघलेगा। सो दिस कंबाइनली फ्रीजिंग और थॉइंग, मतलब फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग का जो प्रोसीजर है कंबाइनली, इसको क्या कहा जाता है, फ्रॉस्ट एक्शन कहा जाता है। तो फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस बेसिकली ब्रैड टेस्ट से मेजर किया जाता है। एसिड टेस्ट आपका वेदरिंग रेजिस्टेंस मेजर करता है। आपका क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट ड्यूरेबिलिटी। हार्डनेस टेस्ट which is done on the Mohs scale, वो आपका हार्डनेस मेजर करता है। इंपैक्ट टेस्ट आपका टफनेस। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट आपका अगेन गुड बिल्डिंग स्टोन्स के लिए 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर नहीं चीज। तो ये था आपका बच्चों स्टोन्स के बारे में, जो कि मैक्सिमम चीज हम लोगों ने आज देख ली है। हमारे UPSC JEE का लाइव बैच चल रहा है, तो अगर आप UPSC JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको सेशन अच्छा लगा हो
तो इस बैच में जरूर ज्वाइन करें अपनी प्रिपरेशन को एक नई उड़ान देने के लिए। ये आपका जो बैच है, यहाँ पे आपको पीडीएफ, एमसीक्यू सब कुछ ऑनलाइन कराया जा रहा है ऐप पे। तो अगर आप नहीं भी ले रहे हैं तो एक बार आप ऐप में विजिट जरूर करें। नेक्स्ट है हमारा आरआरबी जेईई टेक्निकल बैच, जो कि आपको रिकॉर्डेड बैच दिया जा रहा है, सारे सब्जेक्ट्स इसमें कंप्लीट हैं। सो अगर आप आरआरबी जेईई के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एनएचपीसी जेईई 2025। अगर आप एनएचपीसी जेईई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों आपको कंप्लीट कोर्स यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है और सिर्फ आपका 1500 रुपीज में, ठीक है। सो नेक्स्ट इज एसएससी जेईई। अगर आप एसएससी जेईई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव प्लस रिकॉर्डेड सब कुछ है इसमें और आपको CBT 1 CBT 2 दोनों की गाइडेंस यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है बच्चों। अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन नहीं भी करना चाहते हैं तो एक बार आप ऐप में विजिट जरूर करें। सो ऐप में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको शायद यहाँ ना मिले, वहां पे आप लोगों को देख के लगे कि नहीं यार ये मुझे चाहिए, तो प्लीज जाएं और विजिट करें। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि जितने भी कोर्सेज के आप लोगों ने प्राइजेस देखे हैं अभी, आप अगर कूपन कोड MIE यूज करते हैं तो आपको वहां पे एक डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो सेशन को यहीं एंड करते हैं बच्चों, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।